हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आपका टेस्ट अच्छा हुआ होगा। तो देखो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए आपका ACT2 जो 30 अगस्त को हुआ है, यानी कि कल हुआ है, उसका मैं सोल्यूशन आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है बच्चा, चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग पेपर 1 के साथ। तो देखो बच्चों, पेपर 1 का हमारा सवाल है, पहला सवाल है पेपर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1। पेपर 1 का आपका पहला सवाल है बच्चा कि the work done by a force, the work done by a force F vector equal to -5 k cap। आपका क्वेश्चन क्या कहता है? F vector equal to -5 k cap। ठीक है, as its point of application moves from point 1, 1, 1 to the origin is equal to। देखो बच्चा, कहां से कहां मूव किया? 1, 1, 1 से मूव किया बेटा ये ओरिजिन 0, 0, 0। तो आप देखें कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? 0 -1, सो -i कैप, -j कैप, -k कैप, राइट ना बच्चा? ठीक है, तो आपका फोर्स पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो वर्क का फॉर्मूला आप सबको अच्छे से पता है बच्चा। क्या होता है वर्क? W इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर। F डॉट S करें तो चूंकि ये K कैप है ना, तो K डॉट I, K डॉट J 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो गया बच्चा 5 जूल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 था। ठीक है बच्चा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है बच्चा, देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा कहता है बच्चा, block A of mass 1 kilogram is placed on a rough surface of block B of mass 3 kilogram. Block B is placed on a smooth horizontal surface. Blocks are given the velocities as shown. Find the net work done by the frictional force in negative joule, assuming B is sufficiently long। देखो बच्चा, सवाल क्या कहता है आपका? सवाल कहता है 22 नंबर में, एक आपके पास ये ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक आपका बी है ना, ये ब्लॉक आपका है बी ब्लॉक, और इस ब्लॉक का मास है 3 किलोग्राम। ठीक है, इसको दी गई है वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चा, इसके ऊपर ब्लॉक ए है ना, इस ए वाले ब्लॉक की मास है आपका 1 किलोग्राम, ये आपका है 1 किलोग्राम, और ये ब्लॉक हमारा ए इसको दिया गया वेलोसिटी बेटा 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो सवाल कहता है फाइंड द नेट वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इन नेगेटिव ऑफ जूल assuming B is sufficiently long। आपको मान के चलना है कि ये आपका बहुत लंबा है ना। तो देखो बच्चा, आपका जो नीचे का सरफेस नीचे का सरफेस है वो कैसा है? स्मूथ है ना। और देखो, और हमारा जो हाँ बीच का सरफेस आपका रफ है। चलो मान लेते हैं इनका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। ठीक है, फाइंड नेट वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इन नेगेटिव ऑफ जूल। नेगेटिव ऑफ जूल में आपको टोटल वर्क डन निकालना है। तो देखो बच्चा, अभी वाले कंडीशन में 1 kg की आप बात कहेंगे तो 1 kg पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आपका म्यू इंटू 1 इंटू जी, है ना बेटा। और 3 किलोग्राम पे क्या कहेंगे आप? 3 किलोग्राम पे लगेगा आपको एक्शन का रिएक्शन फोर्स म्यू इंटू 1 इंटू जी, है ना बच्चा, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है ना बेटा। तो इस वाले बॉडी का अगर हम कहें बेटा एक्सेलरेशन, तो आप क्या कहोगे? माइनस म्यू इंटू जी, है ना। और इस वाले का एक्सेलरेशन आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे म्यू इंटू जी डिवाइड बाई 3, म्यू जी बाई 3, है ना बेटा। ठीक है, तो देखो जब इन दोनों बॉडी की आप बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि दोनों का जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है ना, वो कितना है? तो कहेंगे a1 माइनस a2 कितना हो जाएगा आपका? माइनस म्यू जी और माइनस म्यू जी बाई 3, दैट इज इक्वल टू -4/3 म्यू जी। ठीक है बच्चा, तो अगर इनका ये रिलेटिव एक्सेलरेशन है तो जब दोनों के बीच में स्लाइडिंग बंद होगी तब तक फ्रिक्शन हमारा काम करेगा ना। तो अगर स्लाइडिंग बंद हो गई इसका मतलब फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगा,
क्योंकि क्या होना चाहिए ये u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इंटू t, है ना बच्चा। तो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू u रिलेटिव कितना था आपका 8 माइनस 4, तो ये हो गया आपका 8 माइनस 4, है ना बेटा, प्लस माइनस 4/3 म्यू जी इंटू टी। ठीक है बच्चा, तो इस कंडीशन में t कितना निकल गया आपका, t हो गया आपका 4 डिवाइड बाई 4/3 म्यू जी, इसका मतलब आपका हो गया 3/म्यू जी। ठीक है बच्चा, इतने समय के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, है ना। तो अब इस समय आप फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए क्या कहेंगे, तो u ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए इंटू टी, है ना बच्चा। u ऑफ ए कितना आपका है 8, तो ये हो गया आपका 8, ये हो गया माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है, ये आपका है माइनस म्यू जी, है ना बच्चा, और ये है 3/म्यू जी, तो हो जाएगा -3, ये आपका आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि आपने कहा था फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी इज 0, इसका मतलब जितना वेलोसिटी आपका ए है उतना ही वेलोसिटी बी का है, और ये सारा बदलाव का जिम्मेदार कौन है, फ्रिक्शन है। इसका मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना बच्चों। तो फाइनली कितनी काइनेटिक एनर्जी थी आपकी, तो हाफ इंटू 1 इंटू 5 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है बच्चा, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, एक की वेलोसिटी 8 और एक की वेलोसिटी 4, क्या कर देंगे आप, हाफ इंटू 1 इंटू 8 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 4 स्क्वायर। ठीक है बच्चा, कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा 25, कॉमन ले लो आप, 25 इंटू 4 हो गया 100, 100/2 हो गया -50, और ये हो गया आपका 64, 64/2 करो 32 आएगा ना बच्चा, 32 आपका ये हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 3 24, है ना, तो ये हो गया आपका 32, और वहां आगे आपका आ गया 24, है ना, तो 32 प्लस 24 ये हो गया आपका 56, इसका मतलब आंसर आपका आ गया -6 जूल। तो नेगेटिव में कितना आंसर हुआ 6। ठीक है बच्चा, अब चलो आए क्वेश्चन नंबर 23 में। तो देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 23, हमारा क्वेश्चन है बेटा, 23 हमारा क्वेश्चन कहता है a block A of mass m rests on a wedge B of mass 2m on inclination theta. There is sufficient friction between A and B so that A does not slip on B. A जो है B पर slip नहीं करता. If there is no friction between B and ground, the compression in the spring is, ठीक है बच्चा, पता है स्प्रिंग में हमारा कितना कंप्रेशन होगा। ठीक है बच्चा, तो देखो इस सवाल में 23 नंबर क्वेश्चन में 23 नंबर कहता है बेटा ये आपका है ब्लॉक, है ना, और ये आपका है एक और ब्लॉक, यहां से लगा है आपका एक स्प्रिंग, है ना, और स्प्रिंग को ये फिक्स कर दिया। ठीक है बच्चा, ठीक है, तो आपका सवाल ये कहता है, आपका सवाल कहता है देयर इज सफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी सो दैट इट डज नॉट स्लिप ऑन बी, है ना बेटा। देखो तो अगर हम इस ए की बात करें, अगर इस ए की बात करें तो आप क्या सोचेंगे, आप सोचेंगे इस ए वाले पे फ्रिक्शन फोर्स ऐसा होना चाहिए, है ना बच्चा, नॉर्मल फोर्स ऐसा होना चाहिए, है ना बेटा, ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा होना चाहिए, राइट ना बेटा। ठीक है, अब सोच के देखो कि जो नॉर्मल और फ्रिक्शन है बेटा, है ना, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, है ना, अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आप कांटेक्ट फोर्स कहेंगे ना बच्चा, और कहेंगे फिर भी ये बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम में है ना, इसका मतलब इस नॉर्मल का और इस फ्रिक्शन का रिजल्टेंट जरूर ऐसा आना चाहिए कांटेक्ट फोर्स जो कि इसको बैलेंस कर ले, है ना। इसका मतलब ये वाला सरफेस इस वाले ब्लॉक पे रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब ये वाला ब्लॉक भी इस वाले पे वर्टिकली ही फोर्स लगाएगा। बोलो बेटा एक्शन का रिएक्शन, है ना। अब सोचो क्या इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फोर्स मिला, हॉरिजॉन्टल में फोर्स मिला ही नहीं बच्चा, है ना।
बात समझे? तुम इसको ये भी समझ सकते हो बेटा कि इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजल्टेंट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए एक दूसरे को पुश नहीं करेगा, इसलिए स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन, कोई इलोंगेशन नहीं होगा बच्चा। ठीक है, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट 0 बोल सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 में। तो देखो बच्चा 24 में क्या कहता है सवाल। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि two particles A and two particles are projected in opposite direction horizontally from the same position at sufficiently above the ground with velocity 3 meter per second and 4 meter per second। एक ही किसी पॉइंट से एक पार्टिकल को आप 3 मीटर पर सेकेंड से फेंक दें बेटा, और दूसरे पार्टिकल को 4 मीटर पर सेकेंड से फेंक दें। ठीक है, अब कहता है बेटा द टाइम एट विच देयर वेलोसिटी वेक्टर बिकम्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर इज, कहता है कितने समय के बाद इन दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है बच्चा, तो देख बेटा ये जो पार्टिकल है ये यूं आ रहा होगा, ये हमारा यूं आ रहा होगा ग्रेविटी की वजह से, है ना बेटा। तो कुछ समय के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी एक्स डायरेक्शन में 3 रहेगी, लेकिन वाई में क्या हो जाएगा, ये जीटी हो जाएगा, है ना। इस वाले के लिए क्या कहोगे, इसका एक्स बेटा 4 रहेगा और वाई डायरेक्शन में इसका भी जीटी हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है बच्चा, है ना। तो देख बेटा अगर मैं इस डायरेक्शन को एक्स मानूं और इसको अगर वाई मानूं, है ना, तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए फाइनल वेलोसिटी आप क्या कहोगे 3i माइनस जी टी जे, और इसकी वेलोसिटी क्या कहेंगे आप सेकेंड पार्टिकल की, ये बोलेंगे आप -4i माइनस जी टी जे, है ना बेटा। ये दोनों वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर इक्वल टू 0। पता है ना जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है बच्चा, कितना हो जाएगा ये -12 प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0, सो टी शुड बी इक्वल टू 2√3 बाई जी। आप इसको 2√3/10 भी कह लो, चाहो तो इस 2 को हटा करके यहाँ 5 कह लो बेटा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चा, अब चलो क्वेश्चन नंबर 25। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 25 में a stone is dropped from a certain height of 5x meter height from the surface of lake into a lake 100 meter deep। ठीक है बच्चा, the stone reaches the bed of the lake 7 seconds after it was dropped। Assume that velocity and acceleration of the stone are halved on। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 हमारा क्या है बेटा, देखो 25 हमारा है a stone is dropped from a certain height of 5x meter into a lake 100 meter deep। देखो बच्चों इस सवाल में कहता है कि आप एक लेक मान लें, है ना, ऊपर आपका हो गया एयर। ठीक है, अब कहता है यहां से आप 5x मीटर ऊंचाई से 5x की ऊंचाई से यहां आपने एक बॉल को गिराया। ठीक है ना। तो देखो बच्चा यहाँ आने का टाइम मैंने मान लिया t1। ठीक, तो देखो बेटा यहाँ तक जब पहुंचेगी तो स्पीड इसकी v हो जाएगी, है ना। अब सोचो यहाँ से यहाँ तक का इक्वेशन तुम क्या क्या बोल सकते हो, बोल सकते हो ना v इक्वल टू यू प्लस जी होगा ना बेटा, यहाँ एक्सीलरेशन g v इक्वल टू जी 10t1। ठीक है बच्चा, और क्या बोल सकते हो बताओ, बोल सकते हो ना डिस्टेंस हो गया बेटा 5x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सो हाफ जी t1 स्क्वायर। ठीक है बच्चा, ये हमने बात कहां से कहां करी, ए से लेकर के बी तक की बात करी। ठीक है बच्चा, ये ए मान लिया मैंने और ये बी मान लिया मैंने, और इस लेक जो है बेटा, इस लेक की गहराई जो आपकी दी हुई है
ये दी हुई है बेटा 100 मीटर। ठीक है, अब कहता है स्टोन रीचेज द बेड ऑफ द लेक 7 सेकेंड आफ्टर इट वाज ड्रॉप्ड, है ना। यहाँ हमारा कब पहुंचा ये, यहाँ पहुंचता है कब ये, तो t इक्वल टू 7 सेकेंड। तो चलो मैंने इस टाइम को मान लिया t2। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है बेटा ये, assume that both the velocity and the acceleration of the stone are halved on entering the water। जैसे ही ये पानी के अंदर इंटर किया बेटा, इस वाले पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी v/2 हो गई और एक्सेलरेशन जो हो गया वो g/2 हो गया। इसका मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, है ना। तो अब देखो बेटा, अगर मैं यहां से लेके यहां तक की बात करूं, अब B से लेके C तक की बात करूं, तो B से लेके C तक में क्या बोलोगे, S कितना हो गया बेटा 100 इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर में बच्चा, u कितना हो गया v/2, टाइम हो गया t2 प्लस हाफ, एक्सीलरेशन हो गया बेटा आपका 5 इंटू t2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चा, देखो तो दिस 100 इज इक्वल टू v/2, है ना। चलो v यहां से पुट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 10t1, तो हो जाएगा आपका 5t1 t2 दैट इज प्लस प्लस, देखो बच्चा प्लस हो गया हमारा हाफ इंटू 5 इंटू t2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो देखो t2 का हमारा जो स्क्वायर है इसको लिख दिया जाए t2 के साथ, t2 के साथ या t2 स्क्वायर छोड़ो इसको। ठीक है बच्चा, t2 स्क्वायर कितना हो गया हमारा, t2 स्क्वायर लिख दो तुम इसको, हाँ टोटल टाइम था बेटा 7, तो 7 माइनस t1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चा, और यहाँ भी t2 पुट कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा आपका 100 इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 5t1 इंटू t2 कितना हो गया आपका 7 माइनस t1, ये हो गया 7 माइनस t1 और ये हो गया प्लस हाफ इंटू 5, ये हो गया 7 माइनस t1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चा, तो चाहो तो इन दोनों में 7 माइनस t1 कॉमन ले लो, तो ये क्या हो गया बेटा 5t1 प्लस प्लस कितना हो गया 5/2 7 माइनस t1। ठीक है बच्चा, तो ये कितना हो गया हमारा, देखो ये हो गया 7 माइनस t1 इंटू कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 10t1, है ना बच्चा, ये हो जाएगा 10t1 और यहां से है बेटा माइनस 5t1, तो हो जाएगा 5t1, है ना, और प्लस ये हो जाएगा 35 डिवाइड बाई 2। ठीक है बच्चा, तो कितना हो गया, इधर ले आओ, तो हो गया 200 इक्वल टू 7 माइनस t1 और यहाँ 5 निकाल लो बेटा, तो t1 प्लस 7, है ना, 5 से कैंसिल कर लो तो 40 हो गया, तो हो गया 49 माइनस t1 स्क्वायर। इसका मतलब बच्चा t1 आ गया तुम्हारा 3 सेकेंड, है ना। जब t1 निकल गया तो इसको पुट कर लिया जाए इक्वेशन नंबर 2 में, तो इन इक्वेशन नंबर 2 क्या हो गया बेटा, देखो ये हो गया हमारा 5x इज इक्वल टू हाफ, जी है आपका 10, है ना, और ये हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, तो 5 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो x इक्वल टू आ गया बच्चा 9 मीटर। ठीक है, थोड़ा लेंथी सवाल था। चलो आगे देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 26। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 26 में 26 हमारा क्वेश्चन कहता है बेटा, ए ब्लॉक ऑफ मास m is attached with a massless spring of a spring constant k. The block is placed over a fixed rough inclined surface for which the coefficient of friction is mu equal to 3/4। कहता है बच्चा एक ब्लॉक है मास m का अटैच्ड विथ ए मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k। ठीक है, डायग्राम देख लिया जाए पहले इसका। देखो बच्चा ये हमारा एक इंक्लाइन वेज का जो एंगल है, ये एंगल है बेटा 37 डिग्री। ठीक है, इधर हमारा एक मास यहां से लगा है, एक स्प्रिंग, इसके आगे बेटा एक पुली, पुली के आगे एक मास, है ना बेटा कैपिटल M।
अब कहता है a block of mass m is attached with a massless spring of a spring constant k. The block is placed over a fixed rough inclined surface for which coefficient of friction is 3/4. इसका आपका coefficient of friction 3/4 है, ठीक है। The block of mass m is initially at rest. इसका बेटा initial velocity 0 है ना। Block of mass capital M is released from rest with a spring in unstressed state. कहता है बेटा ये इनिशियल वेलोसिटी 0 से रिलीज कर दिया और ये हमारा स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, ठीक है बच्चा। अब कहता है इफ मिनिमम वैल्यू ऑफ m required to move the block up the plane is a by b m, then find the minimum value of 2a by 3 plus b where a b are integers, ठीक है बच्चा, ठीक है। कहता है बेटा कोफिशिएंट मिनिमम वैल्यू जो हमारा है इस मास का है ना बेटा, वो हमारा है a बाई बी एम, a बाई बी एम है ना। तो कहता है हमें इस फैक्टर की वैल्यू निकालनी है, मतलब मेनली हमें a और b निकालना है, ठीक है बच्चा, ध्यान देना। तो देखो बेटा यहां से मैंने इसको छोड़ा है ना, तो ये हमारा नीचे आएगा बेटा, पहले समझते हो ना, ये नीचे नहीं आएगा क्योंकि देखो ये एंगल 37 है, ये म्यू 3/4 है, मतलब ये एंगल ऑफ रिपोज के बराबर है ना, एंगल ऑफ रिपोज के बराबर है, मतलब बेटा ये अपने आप नीचे नहीं आएगा है ना। तो अब देखो हम कहेंगे बेटा कि ये मास को छोड़ेंगे तो मान लिया जाए कि ये मास इतना नीचे आकर के रुक गया, b इक्वल टू 0, x आके रुक गया है ना। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, फॉर कैपिटल M वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई टेंशन बराबर डेल्टा के, ग्रेविटी का वर्क डन mgx है ना बेटा, और सॉरी स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन कितना हो जाएगा आपका प्लस हाफ के 0 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, u और v 0 है बच्चा है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम क्यों लगाएंगे, फोर्स बैलेंस क्यों नहीं करेंगे, आप पता है ना आपको, फोर्स बैलेंस करने से बेटा एक्सीलरेशन 0 प्रूफ होता है, वेलोसिटी नहीं, है ना बच्चा। तो यहां से तुम्हारा x क्या आ गया बेटा, यहां से आ गया x तुम्हारा 2mg अपॉन k, इक्वेशन नंबर है ना बच्चा। तो ये जो मास है इस स्प्रिंग को अधिक से अधिक इतना लंबा कर सकता है ना बच्चा, है ना। और अब ये जो इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग है इतना काफी होना चाहिए कि उधर वाले मास को मूव करा दे, है ना बच्चा। तो देखो तो इस वाले मास के बारे में क्या सोचोगे, अब इधर वाले मास के बारे में क्या कहोगे, कहोगे इसके लिए बात किया जाए अगर तो इस मास पे ऐसे फोर्स लगेगा बेटा kx है ना, ऐसे फोर्स आएगा mg sin 37 और ऐसे हो जाएगा फ्रिक्शन हमारा लिमिटिंग, इसके बाद ही ना मूव करेगा ये। तो क्या कर दोगे इसको, kx इक्वल टू mg sin 37 प्लस f लिमिटिंग, ठीक है बच्चा है ना। तो क्या हो जाएगा अभी हमारा, जस्ट ए मिनट, अभी हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, अभी हो जाएगा हमारा कहो तो kx की वैल्यू कितना है, kx देखो ये है 2mg, तो ये हो गया हमारा कितना बेटा 2 कैपिटल mg इक्वल टू ये हो गया 3/5 mg प्लस इसका हो जाएगा म्यू इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल, तुम सभी को पता है बेटा mg cos 37 होगा ना यहाँ पे। तो देखो बेटा इस केस में ये हो जाएगा 3/5, यहाँ पुट करोगे 3/4, ये हो जाएगा 4/5, तो सॉल्व करोगे बेटा तो ये भी हो जाएगा 6/5 mg, इसका मतलब कैपिटल M इक्वल टू 3/5 m है ना बेटा। तो A हो गया 3 और B हो गया 5 है ना। अब जो दिया एक्सप्रेशन वहां पुट कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चा। अब चलो आया जाए क्वेश्चन नंबर 27 में। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 27, देखो बच्चा 27 नंबर क्वेश्चन कहता है a particle is projected from ground
with initial velocity u equal to 4 root 2 meter per second at an angle of tan inverse root 2, है ना बच्चा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 4 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, है ना बेटा। और इसका जो एंगल हो गया वो कितना हो गया, तो tan थीटा इक्वल टू रूट 2, ठीक है। अब कहता है विथ horizontal find the magnitude of average velocity of the particle between its point of projection and highest point, है ना बच्चा। यहां से वहां तक का हमें निकालना है बेटा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो बेटा यहां से लेकर के ऐसा पाथ हमारा है ना, तो यहाँ की वेलोसिटी हमारी u और यहाँ की वेलोसिटी v, है ना बेटा। आप सब लोग जानते हो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा होती है कांस्टेंट, है ना बेटा। सो v इक्वल टू क्या हो जाएगा u cos थीटा, ठीक है बच्चा। एक कॉन्सेप्ट याद रखो, इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, है ना बेटा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन एवरेज वेलोसिटी जो होती है बेटा ये हमेशा होती है u वेक्टर प्लस v वेक्टर बाई 2, है ना बच्चा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u वेक्टर कितना आपका है, तो ये आपका है u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, है ना बच्चा। और फिर प्लस x वाली वेलोसिटी कितनी कहेंगे आप कहेंगे u cos थीटा i कैप डिवाइड बाई 2, कितना हो गया आपका ये हो गया u cos थीटा i कैप प्लस u बाई 2 साइन थीटा जे कैप, ठीक है बच्चा, ठीक है। तब देखो बेटा क्या हो जाएगा वैल्यू हमारा ये हो जाएगा आपका u हमारा हो गया 4 रूट 2, है ना बेटा। और cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर tan आपको पता है तो cos निकाल सकते हो ना, क्या कहोगे cos बेस बाई हाइपोटेनस, फिर प्लस u/2 हमारा कितना हुआ, u/2 हो गया आपका 2 रूट 2, है ना, इनटू साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा रूट 2 बाई रूट 3, ठीक है। ये हो गया जे कैप, है ना। तो आपको एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना था, तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, ये 4 रूट 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 32, है ना। तो ये हो गया 32 बाई 3, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, ऊपर है 4, है ना, तो 4 का स्क्वायर 16 बाई 3, तो इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, ये आपका आ जाएगा बच्चा 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, समझे। ठीक है बेटा। अब देखा जाए 28, अब देखा जाए 28, देखो बेटा 28 नंबर क्वेश्चन में 28 हमारा कहता है इनिशियली स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ एंड ब्लॉक ए एंड बी आर एट रेस्ट, ठीक है बच्चा। फाइंड मिनिमम फोर्स ऑफ द कांस्टेंट फोर्स एफ दैट कैन बी अप्लाइड ऑन बी सच दैट ब्लॉक ए रिमेन्स एट रेस्ट, ठीक है बच्चा। मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकते हो कि पीछे वाला ब्लॉक मूव ना करे, है ना बच्चा। तो देखो तो ये सरफेस इधर हमारा बेटा ब्लॉक ए ये है 2 किलोग्राम का, है ना, और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू इक्वल टू 0.1। अब देखो यहां से हमारा स्प्रिंग के आगे एक ब्लॉक, ये हमारा है बेटा 1 किलोग्राम ब्लॉक, और यहां से हमें फोर्स लगाना है ना, और इसका हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है ना। आप जानते होगे जैसे ही तुम फोर्स खींचोगे, जैसे ही तुम इस फोर्स से खींचोगे बेटा तो इसमें इलोंगेशन आएगा, है ना, और इसमें इलोंगेशन आएगा तो यही इलोंगेशन जो है बच्चा के एक्स वाला फोर्स वो पीछे वाले मास को मूव करना चाहेगा ना, तो क्या लिखोगे, फॉर ए टू नॉट टू मूव, है ना। ए को अगर मूव नहीं करना है बच्चा, अगर ए को मूव नहीं करना है तो क्या होना चाहिए,
कहोगे के एक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू, इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा चलो 0.1 इंटू 2 इंटू जी। इसका मतलब बच्चा के एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 2 न्यूटन। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चा, अब सोचो, अब तुम्हें इस मास से फोर्स लगाना है बेटा, लेकिन किसी भी कीमत पर यह मास इससे ज्यादा आगे नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर x से आगे आ गया फिर तो मूव कर जाएगा ना। इसका मतलब इसको मुझे इतना ही फोर्स लगाना है बेटा कि ये मास इतना x आ करके, है ना बेटा, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, है ना। तो यहां से यहां के लिए क्या कहोगे, फॉर 1 kg, है ना, वर्क डन बाई applied force, work done by spring force, work done by friction force equal to delta K। ठीक है बेटा, तो वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स क्या हो गया, F इंटू एक्स, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन प्लस हाफ K, 0 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन इसका, तो माइनस F काइनेटिक इंटू एक्स इक्वल टू 0। बोलो बच्चा, ठीक है। अब देखो सबका x कट जाएगा ना हमारा, तो क्या बच जाएगा बेटा, यहां से क्या बच जाएगा बोलो, इधर हमारा बच जाएगा f, है ना बच्चा, सबका x कट जाएगा, सबका x हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बच जाएगा हमारा f, है ना। यहां हो जाएगा माइनस के एक्स बाई 2 और यहां हो जाएगा माइनस एफ के इक्वल टू 0। इसका मतलब f इक्वल टू के एक्स बाई 2 प्लस एफ के, कितना है बच्चा, के एक्स बाई 2, देख रहे हो ना। अगर तुम इसका मैक्सिमम वैल्यू पुट करोगे तभी तुम्हारा एफ का मैक्सिमम वैल्यू आएगा, है ना। तो ये हो गया 1 न्यूटन प्लस ये हो गया 0.2 इंटू 1 इंटू जी, कितना हो जाएगा बेटा, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 न्यूटन, है ना। तो 3 न्यूटन से ज्यादा फोर्स आपको नहीं लगाना है, ठीक है। अब आया जाए क्वेश्चन नंबर 29 में, देखा जाए बेटा। क्वेश्चन नंबर 29, तो देखो बच्चा 29 कहता है ब्लॉक ऑफ मास m is taken slowly up a fixed hemispherical surface from P to Q and then slowly down along its surface Q to S, ठीक है, which at each point on the surface is tangential to the surface. If the coefficient of friction is mu, then the work performed by the force F in taking the block from P to S along the hemispherical surface of radius R is equal to, ठीक है बच्चा। देखो कहता है बेटा ये हमारा सरफेस हो गया, है ना बेटा। पहले हमें इसको यहां से यहां ले जाना है और फिर यहां से यहां ले आना है ना बच्चा, ठीक है। A small block of mass m is taken slowly up a fixed hemisphere from P to Q, slowly down along its surface Q to S, which at each point on the surface is tangential to the surface if the coefficient of friction आपका है बच्चा mu, coefficient of friction आपका क्या है, mu है ना। Then the work performed by the force F in taking the block P to S along the hemispherical surface of radius R is equal to, ठीक है बच्चा। तो देखो अगर तुम्हें इस ब्लॉक को हमें यहां से बेटा यहां ले जाना है फिर यहां से यहां ले जाना है ना। तो देखो बेटा यहां से लेकर के यहां तक की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो मैं तुम्हें बताया था एक क्लास में, याद करो, इस तरह का सरफेस अगर था हमारा, है ना बेटा, ठीक, ये डिस्टेंस था हमारा x और ये था हमारा h, है ना। तो क्या बताया था मैं तुमको, वर्क डन इक्वल टू, जब सरफेस को ऐसे ले गए थे, ये आया था बेटा म्यू एम जी एक्स प्लस एम जी इंटू एच, है ना। अब इससे इसको कंपेयर करो, इसका डेरिवेशन तुम चेक कर लेना बच्चा, ठीक है।
अब देखो इसका हमारा कंपेयर करो तो क्या दिखेगा बेटा, इसमें h इक्वल टू 0 वापस आ गया ना, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2r। तो वर्डन क्या हो जाएगा आपका, म्यू mg 2r प्लस 0। ठीक है बच्चा, अब वैल्यूज पुट कर लो। क्या क्या वैल्यूज देखो हमारा, ये दिया है बेटा x इंटू म्यू एम जी आर बाई 3, इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू हो गया 6। ठीक है बच्चा, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है बेटा, wind entering in a windmill with a velocity of 20 meter per second, facing area of windmill is 10 meter square। देखो बच्चा, wind entering a windmill with a speed of 20 meter per second, 20 मीटर पर सेकेंड से इंटर कर रहा है, ठीक है। फेसिंग एरिया ऑफ द विंड मिल इज 10 मीटर स्क्वायर, एरिया जो फेस कर रहा है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डेंसिटी हमारा है 1.2 kg पर मीटर क्यूब। इफ द विंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी with 33.3% efficiency, if the electrical power produced by the windmill is 8n in kilowatt, तो n is, ठीक है बेटा। तो देखो विंड में हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी है बच्चा, तो बोलेगा हाफ एम बी स्क्वायर, है ना बेटा, ठीक है। अब मैं कहूं कि जो पावर हमारा है बेटा वो क्या है, तो कहोगे डी के अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, है ना बच्चा। ये हो जाएगा हाफ एम टू वी, सॉरी वी तो हमारा है ना कांस्टेंट, तो हाफ डी एम बाई डी टी इंटू वी स्क्वायर। ठीक है बच्चा, तो क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हाफ डी एम बाई टी। डी एम बाई टी क्या हो गया, केजी पर सेकेंड, है ना बेटा, केजी पर सेकेंड। ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू वी स्क्वायर। ठीक है बच्चा, है ना। वैल्यूज अब अगर पुट कर ली जाए, है ना, तो क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा हाफ इंटू 1.2 इंटू एरिया हो गया 10 और वी क्यू ये हो गया 20 इंटू 20 और 20 कैंसिल कर लिया जाए बच्चा, तो हो गया 12 इंटू 2 ये हो जाएगा 48 इंटू 10 टू दावर 3 वाट। ठीक है बेटा, ये आपके आ गया पावर इनपुट, है ना। तो पावर आउटपुट क्या हो जाएगा आपका, ये आ गया पावर इनपुट ना बेटा, तो पावर आउटपुट इक्वल टू इतना बाई कितना था आपका एफिशिएंसी 33.3%, तो पावर इनपुट इनटू एफिशिएंसी, है ना बच्चा। तो ये हो गया हमारा 48 इंटू 10 पावर 3 1/3 अप्रॉक्स 1/3 अप्रॉक्स ना बच्चा। तो ये हो गया 16 इंटू 10 पावर 3, इसका मतलब 16 किलोवाट। तो 8n अगर है तो n इक्वल टू 2 हो जाएगा बच्चा। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 31। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, 31 हमारा है बेटा, two forces P and Q acting at a point are such that P is reversed, direction of resultant is turned through 90 degree। तो क्या होगा, देखो बच्चा, P and Q are acting at a point such that if P is reversed, resultant of turn through 90 degree। ठीक है बच्चा, तो देखो पहले अगर हमारा P and Q था, है ना बेटा, इसका मतलब P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, है ना बेटा, ये था हमारा R वेक्टर। अब कहता क्या हमारा है कि अगर हम P को रिवर्स कर दें, P को अगर रिवर्स कर दें आप, तो अब क्या हो गया माइनस P प्लस Q, है ना बेटा। अब ये हो गया हमारा R डैश वेक्टर, और कहा इन दोनों के बीच में 90 का एंगल है बेटा,
इसका मतलब आर वेक्टर डॉट आर डैश वेक्टर इक्वल टू 0 है ना बेटा। तो क्या कर देगा, क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर डॉट ऑफ क्यू माइनस पी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चा, क्यू डॉट क्यू क्यू वी स्क्वायर माइनस पी डॉट पी पी स्क्वायर। अब देखो बेटा, पी डॉट क्यू माइनस पी डॉट क्यू कैंसिल हो जाएगा ना, इक्वल टू 0। इसका मतलब पी और क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड सेम बेटा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अब चलो 32 है बेटा हमारा, द कंपोनेंट ऑफ a vector along x and y direction are n plus 1 and 1 I cap, है ना बच्चा। एक कोई वेक्टर मान लो, इस वेक्टर का x कंपोनेंट n प्लस 1 है बेटा, तो n प्लस 1 आई कैप, और दूसरा हमारा 1 है तो ये हो गया j कैप, है ना। अब कहता है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ सिस्टम इज टर्न्ड बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री then the component 60 degree, sorry, the component changes to n and 3, है ना बच्चा। अब क्या किया, 60 डिग्री घूम गया, तो अब कितना हो गया ये, अब हो गया एन आई कैप प्लस 3j कैप, है ना बच्चा। तो कहता है बेटा वैल्यू ऑफ n इज, तो n की वैल्यू क्या होगी, है ना बेटा। तो देखो बेटा, अगर 60 डिग्री एंगल घुमा भी दिया तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा ना, वो तो बदलेगा नहीं। इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड यहाँ था बच्चा, वही मैग्नीट्यूड यहाँ भी होना चाहिए, है ना। तो यहाँ कितना था मैग्नीट्यूड, तो कहोगे n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 9, है ना बच्चा। स्क्वायर कर दोनों तरफ तो हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 9। n स्क्वायर हो गया बेटा कैंसिल, तो 2n इक्वल टू हो गया 7, इसका मतलब n इक्वल टू 3.5। ठीक है बच्चा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्या है बेटा, 33 हमारा है ए कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0, है ना बच्चा। एक्सीलरेशन with an acceleration whose value linearly increases with time from 0 to 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन 6 सेकेंड, है ना बच्चा। एक्सीलरेशन के बारे में क्या कहा है, देखो कि अगर हम एक्सीलरेशन और टाइम के बारे में सोचें तो 0 से 6 हो गया, और ये भी बेटा 6 सेकेंड में, तो ऐसा ना बनेगा ग्राफ। इसका मतलब क्या हो गया, एक्सीलरेशन a इक्वल टू टी, है ना बेटा। ठीक है, आफ्टर विच इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना बच्चा। इसके बाद इसका एक्सेलरेशन 0 हो गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल फर्स्ट 72 मीटर आफ्टर स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से 72 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, देख लेते हैं। देख बच्चा, अगर a इतना है तो इसको लिख दे बेटा dv अपॉन dt। ठीक है, सो dv इक्वल टू क्या हो गया, टी डी टी, इंटीग्रेशन 0 से v और 0 से t, तो कितना आ गया बेटा, v इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है बच्चा, अब इसको लिखो ds अपॉन dt इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2। इसको इधर ले आओ बेटा, इसको इंटीग्रेट करो तो आ जाएगा s इक्वल टू टी क्यू बाई 6, है ना बेटा। अब तुम टाइम 6 सेकेंड पुट करो, टाइम 6 सेकेंड पुट करोगे तो अब क्या बोलोगे, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 18 मीटर पर सेकेंड, है ना। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 36 मीटर, है ना बेटा। अब क्या बोलोगे, जब टाइम 6 सेकेंड के बाद की बात करेंगे बेटा हम लोग, है ना, तो एक्सीलरेशन 0 हो गया था ना। टाइम अगर 6 सेकेंड के बाद की बात करोगे
तो एक्सीलरेशन 0 था ना बेटा, इसका मतलब अब जो वेलोसिटी होगी वो 18 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट रहेगी बेटा, है ना। और इसको ट्रेवल कितना करना है, 36 मीटर कर चुका बेटा, 36 मीटर और करना है। सो डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर इज 36 मीटर। तो टाइम कितना लगेगा बोलो, वेलोसिटी है ना कांस्टेंट, तो 2 सेकंड और लगेगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 6 + 2 = 8 सेकेंड, है ना बच्चा। ठीक है बेटा। अब चलो 34 कहता है बेटा कि द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल इज इंक्रीज्ड बाय 5%। मैक्सिमम हाइट को बढ़ा दिया गया कितना, 5%, है ना बच्चा। कीपिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कांस्टेंट, जबकि एंगल हमारा बेटा कांस्टेंट है ना। अब कहता है बेटा व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज की क्या होगा परसेंटेज इंक्रीज, तो डेल्टा आर का परसेंटेज क्या होगा। भाई जानते हो कोई फॉर्मूला जो होता है एच का बेटा आर का बेटा, उसमें यू होता है और थीटा होता है। थीटा हमारा कांस्टेंट है, और तुम भी जानते हो बेटा एच प्रोपोर्शनल होता है यू स्क्वायर का, एंड रेंज भी प्रोपोर्शनल होता है ना बेटा यू स्क्वायर का, है ना बेटा। इसका मतलब दोनों की कहानी एक जैसी बेटा, बोलो ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा आर ही बेटा क्या हो जाएगा हमारा 5% हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलो बच्चा आगे करें, क्वेश्चन नंबर 35। देखो बेटा नंबर 35 में क्या कहता है क्वेश्चन, 35 में बेटा क्वेश्चन कहता है कि इन द ट्रैक शोन इन द फिगर सेक्शन ए बी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 1 मीटर रेडियस। ठीक है बच्चा, एक सर्किल है 1/4 सर्किल, सर्किल का बेटा 1/4 क्वाड्रेंट है ना। कहता है ऑफ रेडियस हमारा इसका 1 मीटर, ये रेडियस है बेटा 1 मीटर, है ना। अब कहता है ए ब्लॉक स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन अंटिल इट रीचेस बी। एक ब्लॉक को यहाँ छोड़ो और बिना फ्रिक्शन को वो यहाँ तक आ गया, ठीक है। आफ्टर बी इट मूव्स ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर एंड कम्स टू रेस्ट एट डिस्टेंस 3 मीटर फ्रॉम बी। यहाँ से 3 मीटर दूर इस जगह पे आकर के बेटा ये रुक गया, ठीक है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लोर एंड द बॉडी। बेटा सवाल तुम तो किए हो, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर लो, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज डेल्टा के, राइट ना बच्चा। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन mg इंटू 1 मीटर, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन सिर्फ यहाँ से यहाँ के ना बेटा म्यू mg इंटू 3 मीटर, डेल्टा के 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी भी 0। ठीक है बच्चा, तो क्या हो गया देखो म्यू इज इक्वल टू आ गया 1/3 मीटर, है ना। ठीक है, म्यू आ गया 1/3 मीटर, नहीं सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो बेटा यूनिट डायमेंशन नहीं होता ना इसका। अब चलवा जाओ क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है बेटा देखो, ये कहता है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट पी with a velocity of 5√3 meter per second perpendicularly to the surface of a hollow right angled cone as shown in the figure. It collides at q normally. देखो बच्चा the velocity with which it collides at q will be, देखो बेटा एक पार्टिकल को फेंका गया p वाले पॉइंट से 5√3 मीटर पर सेकेंड से perpendicularly to the surface of a hollow cone right angled as shown in the figure. देखो बच्चा राइट एंगल कौन है ना। इसका मतलब अगर ये एंगल हमारा 30 है तो ये एंगल 60 होगा, है ना। और यहां से हमने इसको परपेंडिकुलरली फेंका था कितने से 5√3 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है बच्चा। और ये जाकर के पॉइंट क्यू पे टकराया, यहां भी टकराया ये परपेंडिकुलरली, है ना बेटा। मान लो v स्पीड से, तो हमसे कहा गया है वेलोसिटी विथ विच इट कोलाइड्स एट q, इस q वाले पॉइंट पे निकालनी है आपको वेलोसिटी। तो सिंपल बच्चा देखो ये अगर 90 डिग्री एंगल है, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये एंगल 60, ये भी एंगल 60,
तो ये हो जाएगा बेटा 30। अब देखो ये एंगल हमारा 30, ये 30, तो ये हो जाएगा 60। अब जानते हो ना प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा होती है बेटा कांस्टेंट, है ना। तो हॉरिजॉन्टल में यहाँ कितनी वेलोसिटी हो गई बोलो, ये हो गई 5√3 cos 30, और यहाँ कितना हो गया बेटा v cos 60। इसका मतलब v इक्वल टू 5√3 इंटू √3/2 इंटू 2, तो ये आ गया आपका 15 मीटर पर सेकेंड, है ना। आंसर देख लो। अब चलो आया जाए नंबर 37 में। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो बच्चा 37 हमारा कहता है ब्लॉक इज केप्ट ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा that moves with a constant horizontal acceleration so that block does not slide relative to the inclined plane. If the inclined plane stops, the normal contact force offered by the plane on the block changes by a factor of। देखो बच्चा अगर हमारा ये इंक्लाइन इधर एक्सीलरेट कर रहा था बेटा और ये बॉडी इसके साथ साथ जा रहा था, है ना। इसका मतलब इसका इधर हमारा एक्सीलरेशन है, इसका मतलब इस नॉर्मल को और इस mg के बारे में सोचोगे तो ऐसे फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा बेटा। तो n का कंपोनेंट कर लो, तो ये हो जाएगा n cos थीटा बराबर mg, है ना बेटा। जो एंगल ये होता है वही ना एंगल ये होता है बेटा, ठीक है। लेकिन अब सोचो कि ये अगर मूव करना बंद कर दे, है ना, तो बॉडी नीचे स्लाइड कर जाएगा ना बेटा। तो अगर ऐसे आएगा एक्सेलरेशन तो ऐसे ऐसे रिजॉल्व करोगे ना फोर्स को बेटा, बोलो। तो ये हो जाएगा हमारा n और mg, तो इस बार mg को रिजॉल्व करोगे बेटा तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा mg cos थीटा, ठीक है। तो आपको इस दो नॉर्मल का रेशियो निकालना है ना बच्चा, ठीक है। तो क्या कर दोगे, ये हमारा है n1, ये हमारा है n2, है ना बच्चा। दोनों को डिवाइड कर लो, तो n2 बाई n1 cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। इसका मतलब n2 बाई n1 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चा। अब आ जाओ 38 में। एक मिनट, इसका आंसर कुछ और दिया हुआ है क्या? चेंजेस बाय ए फैक्टर ऑफ, दोनों का डिफरेंस निकालना है आपको, है ना। चेंजेस बाय फैक्टर, सॉरी सॉरी, हमें निकालना है क्या बच्चा, हमें निकालना है चेंज इन नॉर्म बाय ए फैक्टर ऑफ ना बेटा, डेल्टा एन बाई n1। तो क्या हो जाएगा ये n2 माइनस n1 बाई n1, है ना बच्चा, ठीक है। n2 माइनस n1 बाई n1, ठीक। चूंकि ये घट गया है ना, इसलिए पहले इसको n1 कर लो, इसको n2 कर लो, ठीक है बच्चा। तो हो गया 1 माइनस n2 बाई n1, तो कॉस कर पुट करोगे बेटा तो आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चा, है ना। आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा क्या है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड at t equal to 0 from a point on a ground with certain velocity at an angle with the horizontal. The instantaneous power due to gravitational force is plotted against time. Which of the following is best representation, है ना बच्चा। हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस पावर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना बच्चा। तो क्या कहोगे, पावर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो भाई फॉर्मूला हमारा एफ डॉट भी ना, क्योंकि फोर्स हमारा ग्रेविटेशनल है बेटा, तो वेलोसिटी भी कौन सा लेंगे हम लोग, सिर्फ वाई डायरेक्शन में लेंगे, है ना बेटा। पार्टिकल तुमने कैसे फेंका था, एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, ऊपर की ओर फेंका है ना। इसका मतलब बेटा अगर हम mg वेक्टर और vi वेक्टर की बात करें तो mg तो हमारा ऐसे लगा होगा
और पहले की वेलोसिटी इन वाई ऊपर की तरफ होगी ना बेटा, तो इनिशियल पावर हमारा नेगेटिव होना चाहिए, है ना बच्चा, इनिशियल पावर हमारा नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कह देंगे कि अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ पावर बोले dpg अपॉन dt, तो हो जाएगा mg वेक्टर इंटू डी वी वाई वेक्टर बाई dt। तो ये होगा ना बेटा mg इंटू xg, फिर से हो गया बेटा एक्सिलरेशन, बोलो, है ना। ठीक है, फिर से हमारा क्या हो गया बेटा, ये एक्सीलरेशन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इस ग्राफ का स्लोप हमारा हो जाएगा बेटा कांस्टेंट, है ना, इस ग्राफ का स्लोप हो जाएगा कांस्टेंट। तो कौन सा आंसर हमारा है बेटा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये पॉजिटिव आएगा ना बेटा, जी भी नीचे की तरफ और ये भी नीचे की तरफ। ठीक है, अब आ जाओ 39। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 39 कहता है बेटा, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, path of radius r such that centripetal acceleration varies with time as। देख बच्चा, सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन की वैल्यू आपकी दी हुई है, क्या दी है बेटा, ये के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। इसका मतलब वी इक्वल टू के आर टी। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है बेटा द पावर डिलीवर्ड बाय द पार्टिकल, हमें निकालना है बेटा पावर ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है बच्चा, तो देखो तो वेलोसिटी वेक्टर क्या हो गया, तो कहोगे के आर टी, वेलोसिटी हमारा किधर होता है बेटा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में बेटा, तो टी कैप, है ना। अब देखो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है, डीवी अपॉन डी टी, ये हो जाएगा तुम्हारा के आर, और सेंट्रीपिटल ये है, तो एक्सीलरेशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के आर इंटू टी कैप और प्लस के स्क्वायर आर टी स्क्वायर माइनस आर कैप टुवर्ड सेंटर, है ना बेटा। तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा बेटा मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब एम के आर टी कैप प्लस एम के स्क्वायर आर टी स्क्वायर माइनस आर कैप। तो अगर आपको पावर चाहिए बेटा, तो एफ वेक्टर डॉट भी वेक्टर करोगे, तो आप जानते हो ना आर और टी होता है ना परपेंडिकुलर, रेडियल और टेंजेंशियल, डॉट करने पे जीरो आ जाएगा, सिर्फ इसी में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी। ठीक है बच्चा, एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी। देखो बच्चा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, देखो 40 कहता है बेटा एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज शो इन द फिगर, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m in time t1 t2 in time interval t1 to t2 while a1 is the acceleration at time t1 is given by। देखो बच्चा, ये ग्राफ हमें दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, है ना बेटा, वर्क डन बाय all the forces acting on the particle of mass m in time interval t1 to t2, है ना बच्चा, t1 और t2 के बीच में, t1 और t2 के बीच में हमें निकालना है वर्क डन, है ना बच्चा। तो देखो तो वर्क डन इक्वल टू क्या बोलते हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ने बच्चा, इसका मतलब हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, है ना बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा v जो हमारा होगा वो तो एटी ग्राफ का एरिया होगा, है ना बेटा, तो एटी ग्राफ का एरिया निकाल लो। तो अगर कहेंगे बेटा v2 तो कितना हो जाएगा हाफ m, एटी ग्राफ का एरिया मतलब बेटा जीरो से लेकर के t2 तक का एरिया, तो कितना हो जाएगा हाफ a2 इंटू t2, है ना बेटा, का स्क्वायर। ठीक है बच्चा, माइनस हाफ m v1 कर लो,
हाफ a1 t1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चा। सो m/2 m/4 m/8 कॉमन, तो क्या हो गया बेटा, a2 स्क्वायर t2 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर t1 स्क्वायर, ठीक है बेटा। कौन सा आएगा ऑप्शन देखो, अच्छा हमें a1 a2 को भी चेंज कर सकते हैं बेटा, इसमें देखो हमें a1 a2 को भी चेंज कर सकते हैं, है ना। देख बच्चा, ग्राफ में देखना स्लोप सेम है ना बेटा, इसका मतलब a1 बाई t1 इक्वल टू a2 बाई t2, है ना बेटा। तो हमें किस में चाहिए आंसर, हमारा आंसर देखो सारा ऑप्शन किस में है, a1 में है ना, a2 तो है नहीं, तो a2 को चेंज करो, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये m/8 a2 इक्वल टू a1 t2 बाई t1 का स्क्वायर इंटू t2 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर t1 स्क्वायर इज इक्वल टू m/8। अब a1 स्क्वायर कॉमन ले लो, t1 स्क्वायर कॉमन ले लो, तो हो जाएगा t2 का पावर 4 माइनस t1 का पावर 4, ठीक है बच्चा। तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बच्चा। ठीक है, तो चलो अभी के लिए इतना ही बच्चा, नेक्स्ट टाइम समय निकाल करके मैं तुम लोग के लिए पेपर 2 भी जल्दी ही कर दूंगा, ठीक है बच्चा। बाय, हैव ए गुड डे।